नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के किसानों पर आसमानी बारिश। दरअसल ये बारिश अगर ओले की ना हो तो अमृत है। लोग कहते हैं कि आसमान से सोना बरस रहा है, लेकिन अगर ये बारिश बर्फ़ के साथ हो, ओले के साथ हो, तो फिर ये एक तरह से मुसीबत बरस रही है। आज हम इसी पर बात करेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश के 10 ज़िले इस बेमौसम बारिश का शिकार हो गए हैं। उसकी वजह ये कि मौसम की चाल बदली है और कुछ जो मौसम का परिवर्तन है उसने मध्य प्रदेश के उन जिलों को अपनी चपेट में लिया है जहाँ गेहूं की फसल होती है, जहाँ सब्जियां होती है। यानी नर्मदा बेल्ट की हम बात करें, उसके बहुत सारे जिले, जिनमें 10 जिलों के नाम आपको बताएंगे, वो बारिश का शिकार हो गए हैं। और बारिश के साथ साथ हवा बहुत तेज़ थी। आंधी इस कदर थी कि अगर आप 40 की स्पीड में गाड़ी चलाते हैं तो पुलिस चालान करती है। आज भोपाल में हवा की रफ्तार 74 किलोमीटर प्रति घंटा मापी गई है और इसने कई बूढ़े पेड़ और सूखे दरख्तों को उजाड़ दिया है, तोड़ दिया है। सड़कों पर पेड़ गिर गए हैं और कई इलाकों में इस बारिश और हवा की वजह से बिजली भी गुल हो गई है। और राजधानी भोपाल की बात करें तो यहाँ भी हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। झुग्गी बस्ती तो ठीक है, जो बहुत पॉश इलाके हैं वहाँ भी बिजली की दिक्कत महसूस हुई, क्योंकि बारिश ने तेज़ हवाओं के चलते कई तारों को तोड़ दिया और अव्यवस्था फैला दी। आज इसी पर विस्तार से बात चर्चा के साथ आपको बता दें कि बिजली भी गिरी है और बिजली गिरने से 2 बच्चों समेत 3 लोगों की मौत हो गई है। और ये एक दुखद खबर है। फसल को नुकसान हो, नफ़ा हो, वो अलग चीज़ है, लेकिन जान चली जाए तो फिर वापस नहीं आती है। इसी पर विस्तार से बात मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्री, विधायक और सांसदों को कहा कि वो किसानों के बीच जाएं और ये पता करें कि कितना नुकसान हुआ है। तहसील के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो जाकर ये भी पता करें कि नुकसान कितना हुआ है और उसका मुआवजा किस तरह से बांटा जाएगा। चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हमारे सामाजिक सरोकार से जुड़े साथी कमल राठी जी, टेलीफोन लाइन पर जुड़े हैं किसान के साथ साथ सामाजिक कार्यकर्ता रमेश सिंह जी, और हाल ही में एक तरह से पंजाब और हरियाणा के किसान आंदोलन से लौटे केदार शंकर सिरोही किसान नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। वो भी बातचीत करेंगे इस मुद्दे पर। और वरिष्ठ पत्रकार जुड़ेंगे डॉक्टर राहुल रंजन। चर्चा की शुरुआत रमेश जी, केदार जी मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? जी जी सर, जी बिल्कुल बिल्कुल। तो केदार जी, चर्चा की शुरुआत आपके साथ। आप चाहें तो 2-4 वाक्यों में या जैसा भी वो किसान आंदोलन का भी आप जिक्र कर सकते हैं, और ख़ास तौर से फोकस है पूरा मध्य प्रदेश में ये जो बारिश हो रही है ये कितना नुकसान कर रही है, कितना फ़ायदा कर रही है। क्योंकि जो पहले की खेती है, यानी बारिश में जहाँ लोगों ने खरीफ की फसल नहीं लगाई है, उन खेतों में जिसे कहते हैं कि गेहूँ पहले बो दिया गया है, चने की बुआई पहले हो गई है, उनको नुकसान है क्योंकि उसमें बालें आ गई हैं, घेंटी आ गई है। हम अगर चने की बात करें तो वहाँ नुकसान की खबरें ज़्यादा हैं। लेकिन जो फसल धान के बाद जिन लोगों ने गेहूं की बुआई की है, वहाँ नुकसान कम सुनाई पड़ रहा है। आपकी राय केदार जी, आपके पास क्या खबर है? जी बिल्कुल, जो आप कह रहे हैं यही खबर है। मैं पहले एक उस किसान आंदोलन को लेकर छोटा सा जीवित घटना जो होती है जी वो बताता हूँ जी मेरे को सफर में महाराष्ट्र के केला के किसान मिले जी। मैंने उनसे पूछा, भाई आप इधर क्यों गए? तुमने कहा हम केले बेचने गए थे दिल्ली। तो मैंने कहा वहां से यहाँ बेचने में आपको कितने का फायदा है? उन्होंने कहा कि 100 रुपये कुंटल उनको ज्यादा मिल रहा है वहां से, नासिक से जी दिल्ली में। तो उन्होंने बताया कि आज की तारीख में उनके जो हामी भाव, जिसको हम लोग गारंटीड प्राइस कहते हैं, उनके पहले मराठी में हामी भाव खुलता था जी। वो हामी भाव खुलना बंद हो गया। जब हामी भाव खुलता था 3 से 4 साल पहले, तब उनका केला 2000 रुपये में बिकता था, 2000 रुपये क्विंटल जी। अब आज की तारीख में वो जो केला है बिना हामी भाव के 1200 रुपये में बिक रहा है। तो 800 रुपये किसान को प्रति कुंटल लॉस आ रहा है। और दूसरी तरफ उनका ये कहना है कि इन दिनों में लागत उनकी डबल हो गई है। और तीसरा इसमें जो ड्रॉबैक आ रहा है कि जो ये केला है वहां 60 रुपए किलो बिक रहा है, मतलब उपभोक्ता को 60 रुपए में मिल रहा है, उत्पादककर्ता को 12 रुपए में। जो ये बीच की लड़ाई है, कहने का मतलब मेरा ये वो किसान आंदोलन की है। वो किसान आंदोलन यही कह रहा है कि हमारी फसलों का गारंटीड भाव दो, महंगाई बढ़ने के साथ साथ उनके भाव बढ़ाओ, ताकि हम लोग भी अपना जीवन स्तर ठीक रख सके। बिल्कुल। और हमारे लिए कानून, एक पैनल बने जिसपे हम लोग बात रख दें। ये रोज रोज हर साल दर साल
कमिटमेंट कर लेते हो, फिर छोड़ देते हो, फिर हमको आना पड़ता है। और एक तरीके से आज जो गर्व था किसान अन्नदाता का, उसको आप एक नेगेटिव इमेज में देश में ला दिया है। जो किसान देश के लिए अन्न भी उत्पादन करता है, जो जिनके बेटे हैं, जो सैनिक बनते हैं, जो देश की रक्षा करते जी। हैं, पूरी तरीके से जो एक राष्ट्रभक्त परिवार है, उसके ऊपर आज की तारीख में हक मांगने पे प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा। ये पूरे देश के लिए एक चिंता का विषय है। ये तो हो गया आंदोलन का बात। केदार जी, ये कभी नहीं हो पाएगा कि लोग अन्नदाता को देश के खिलाफ माने, लेकिन एक बात मैं जरूर इस पूरी चर्चा में जोड़ूंगा, क्योंकि आपने कहा कि जो बिचौलिया का मामला है, किसान को कम पैसे मिलते हैं, बिचौलिया ज़्यादा कमाता है, और जो उपभोक्ता उसको भी महंगा माल मिलता है, चाहे वो गेहूं हो, चाहे केले हो, या संतरे, या कोई भी सब्जी हो। मेरा इसमें कहना, हालांकि ये आसमानी सुल्तानी बात हो सकती है, लेकिन किसान के बेटे बेटियां या खुद किसान, अब बहुत किसान भी एक तरह से टेक्नोलॉजी में आगे हो गया है। वो ऐसी कोई पद्धति, ऐसी कोई व्यवस्था क्यों नहीं बनाते? आज नहीं बनेगी, 4 साल बाद नहीं बनेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में, क्योंकि खेती तो अनंत काल तक होनी है, जब तक ये दुनिया खेती होगी, क्योंकि खेती के बगैर जीवन चलेगा नहीं। तो क्यों ना किसान और उनके परिवार के लोग ऐसी कुछ, या किसान संगठन ऐसी व्यवस्था बनाए कि जो बिचौलिए का काम है वो भी किसान संघ के लोग ही करें, ताकि उनको पता हो कि अगर किसान से हम सस्ता ले रहे हैं तो बिचौलिया जो है वो कोई और नहीं, किसान ही है। इस पर विचार करने की जरूरत है। थोड़ा सा अटपटा सा सुझाव लग सकता है, लेकिन आज नहीं तो कल किसानों के इस लाइन पर आना पड़ेगा, क्योंकि आप कब तक लड़ेंगे, कब तक इस पूरे मामले में पहाड़ से सिर फोड़ेंगे, और अंत में सिर ही लहूलुहान होता है। मेरी इसमें ये राय, बाकी आपकी चर्चा। मैं सर बहुत स्पष्ट रहा है हम लोगों की, इसमें बहुत अच्छा स्टडी किया हमने। ऐसे मैं खाली हवा में बात नहीं कर रहा हूँ जी। कई देशों की स्टडी की हमने। ऐसा नहीं है कि हमको चिंता नहीं है, हमको पीड़ा नहीं है। भाई सरकार से मांगने से अच्छा है कि अगर हमारे घर, हमारे यहाँ सॉल्यूशन हम निकाल ले जी, तो इससे तो अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती है। नहीं, अपन हम सबको हमारे चिंता एंड है। पे पूरी कोशिश कर रहे हैं, परंतु इस मॉडल को डेवलप करने के लिए बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, एक पॉलिसी बनाने की जरूरत है। वो इंडिविजुअल फार्मर नहीं कर सकता है, उसके लिए गवर्नमेंट का प्राइमरी सपोर्ट चाहिए। इसकी बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। किसान मंडियां हैं, किसान संचालित करते हैं, किसान चुनाव लड़के उनके पदाधिकारी बनते हैं। फलों की मंडियां भी हों, चाहे अनाज की मंडियां हों, कहीं ना कहीं किसानों को आगे आना पड़ेगा। ये शिकायतों का रोना, छाती पीटना, आंदोलन करना, ये बहुत दिन तक कोई झेल नहीं पाएगा, और किसानों को भी इसका हल ढूंढना पड़ेगा। बेहतर हो कि किसान खुद ही हल निकाले, क्योंकि इसमें बहुत इन्वेस्टमेंट नहीं है। हालांकि चर्चा हमारी आज इस मुद्दे पर नहीं है, लेकिन अगर कोई आड़तिया जो होता है, जो नीलामी की बोली लगाता है, ये काम किसान और किसान के बच्चे क्यों नहीं कर सकते, जो थोड़े से कम लिखे पढ़े हैं लेकिन खेती के बारे में जानते हैं। उनको पता है कि धनिया की फसल में कितनी लागत आई, उनको मालूम है कि टमाटर में कितनी लागत है, केले में कितनी है, गेहूं में कितनी, चावल में कितनी है। तो मुझे लगता है कि इस पर कभी विस्तार से हम और बात करेंगे। आज इस पर फोकस कि आखिर आज की जो बारिश है, आज की जो आंधी है, उसने कितना नुकसान किया है और क्या स्थिति बन रही है। सर इसमें 2 मिनट ही लूंगा मैं आपसे जी। एक बार हमने भी ट्राई किया था जी, कि हम किसान के बेटे हैं, क्यों ना शहर में ले जाके गेहूं भेज दें। एक ट्राली हम ले गए थे, 7 दिन में पूरा गेहूं बिक पाया था, बड़ी मुश्किल से। तो अगर हम 7 दिन तक एक ट्राली बेचने में रहेंगे तो बाकी खेत का काम कौन करेगा? इसके लिए प्रॉपर मार्केटिंग केदार जी, डेवलप करने की जरूरत है। केदार जी, ये अपनी कमजोरी है। हम खेत में तो बादशाह हैं, लेकिन बाजार में भी कमजोर हैं। लेकिन जो हमारी नई पीढ़ी है वो कुछ ना कुछ करिश्मा कर सकती है। केदार जी, राघवेंद्र सिंह या रमेश सिंह या डॉक्टर राहुल रंजन या कमल राठी जी और इनके बच्चे ना कर पाए, लेकिन आगे पीछे इस पर आपको निकालना पड़ेगा रास्ता। क्योंकि जो लोग आड़तिये का काम करते हैं, जो नीलामी की बोली लगाते हैं, कोई बहुत लिखे पढ़े नहीं है, रॉकेट साइंस पढ़कर नहीं आया है, MBA कर नहीं आया है। तो इस पर सोचने की जरूरत है। चलिए फिर बात करेंगे इस पर विस्तार से। केदार जी। बिल्कुल, देखिए मैं आपसे सहमत हूं कि इनोवेशन करने में, चैलेंज लेने में किसान को पीछे नहीं हटना है। बिल्कुल। परंतु इसके साथ साथ में हमारे को हमारे अधिकार के लिए सरकार से लड़ने में बिल्कुल भी शर्म नहीं करनी। मजदूर से किसान तक सबको लड़नी चाहिए। मैं अगले दौर की बातचीत में आपसे और पूछूंगा। हमारे साथ रमेश सिंह भी जुड़े हैं। रमेश जी, आपके क्षेत्र में क्या बारिश के हाल है? क्योंकि जो नर्मदा बेल्ट है वहाँ बारिश का असर ज़्यादा है, और वहाँ बारिश भी हुई है, ओले भी पड़े हैं, और तेज रफ्तार से हवाएं भी चली है, जिसने फसल, जो बड़ी फसल हो गई थी, उसको एक तरह से खेत में लौटा दिया है। वो लेट गई है, आड़ी हो गई है, ये भी खबरें आई है। रमेश जी, आपकी राय। राघव, अभी आज की जो बारिश है कहीं कहीं तेज हुई है, कहीं कम हुई है जी। हवा बहुत तेज थी, तो जो फसलें पहले हुआ गई थी के महीने में, और जो उनमें दाना
पड़ गया था, भारी हो गई थी, चाहे चने की हो चाहे गेहूं की हो, तो उसमें अगर मान लीजिए पानी बरसात हवा से तो उसका असर पड़ा, लेकिन अगर बरसात ज्यादा हो गई जिस जगह, तो उससे वो गेहूं लेट गया है। जब गेहूं लेट जाता है तो उसके तने तने से ऊपर जो नमी आती है पेड़ में, दाने को जो नमी आती है वो रुक जाती है, तो दाना जो है वो हल्का पड़ जाता है और वजन में कम आ जाता है, उसका कलर भी डाउन हो जाता है। ऐसे ही हाल तरीका है। अगर बारिश ज्यादा हो जाती तो वो जमीन में बहुत ज्यादा सैचुरेशन हो जाता है, तो फिर वो फसल के और वो जो दाना है, चाहे चना हो चाहे गेहूं, उसके सड़ने का खतरा हो जाता है। तो अब क्योंकि अभी शाम को ही हुई है, तो अब इसके रिजल्ट आएंगे। ओले गिरे हैं लेकिन कम गिरे हैं, उससे खास नुकसान नहीं है, लेकिन हवा ज्यादा तो उसमें ये फर्क पड़ेगा। अच्छा, ये जो वर्षा का चक्र है, ये 5वां चक्र है। इस साल हर हफ्ते वर्षा का चक्र आ रहा है। तो अब ये इसमें तो जो लेट फसल थी उनमें फायदा हुआ है, लेकिन जो जो पहले फसलें हो गई थी उनमें कुछ नुकसान की आशंका है। हालांकि उसके रिजल्ट 1-2 दिन में आएंगे। बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन एक बात और रमेश जी, दरअसल बारिश की वजह से जो फसलों में फूल आ रहे होते हैं वो झड़ जाते हैं, और उसके झड़ने से उत्पादन भी कम हो जाता है और कई बार बहुत नुकसान होता है। और जब तेज हवाओं से बारिश की फसलें आड़ी हो जाती हैं तो कई बार फसलों का बड़ा हिस्सा सूख भी जाता है, और ये नुकसान है घाटे की वजह। लेकिन अभी खबर ये कि जो राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा, उन्होंने निर्देशित किया है कि तहसीलदार और पटवारी जो हैं वो अपने अपने जहां बारिश के इलाके वहां पहुंचे और इस बात की जानकारी इकट्ठी करें कि कितना नुकसान है और किस तरह से उसकी भरपाई या मुआवजा दी जाएगा। हमारे साथ डॉक्टर राहुल रंजन पत्रकार जुड़ गए। राहुल जी, बहुत बहुत स्वागत है। राहुल जी, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? राहुल जी से संपर्क हुआ क्योंकि उनके क्षेत्र में बारिश की वजह से दोपहर से लाइट बंद है और उसके चलते स्काइप पर उनको जोड़ना था, लेकिन वो टेलीफोन पर ही बात कर पा रहे हैं। लगता है टेलीफोन भी काम नहीं कर पा रहा है। राठी जी, आपका इसमें क्या कहना है? क्योंकि बेमौसम बारिश कही जाती है, लेकिन अगर इसमें ओले ना गिरे तो ये अमृत है और एक तरह से फसलों को बहुत लाभकारी होती है। इस बारिश को हम शहरीकरण और शहरत से देखें तो मुझे ऐसा लगता है, ऐसा याद पड़ता है कि जब भी आम के पेड़ पे मोर आते हैं जी, तो ऐसी बारिश होती है और मोर झड़ जाता है। तो मुझे लगता है कि बारिश तो शायद होती है, बेमौसम ना हो, ऐसा मुझे लगता है। हो सकता है 15-20 दिन आगे पीछे होती हो। बिल्कुल। इसको दरअसल वैसे आम भाषा में, गांव किसानों की भाषा में कहते हैं मावठा बरस रहा है। मावठा इसको बोलते हैं, और ये इसे कहते हैं कि अगर मावठा बरस जाता है तो फसलों में उत्पादन बढ़ता है और फसल की क्वालिटी अच्छी हो जाती है। जी। लेकिन हम जब उसको शहर के नज़र से देखते हैं तो आज हम अर्रा कॉलोनी, जो भोपाल की सबसे सम्रांत कॉलोनी है, E2 में जहाँ हम रहते भी हैं, तो अब शाम से बिजली गुल है। अब ये सब चीज़ें क्या, बिजली का जो मेंटेनेंस के नाम से पावर कट होता है, तो मुझे लगता है कि मेंटेनेंस प्रॉपर। अब दूसरा होता है वृक्षारोपण। हम वृक्षारोपण को एक तरफ प्रोत्साहित करते हैं। अब ये बिजली के तारों के पास जो वृक्षारोपण हो गया है, वो वृक्षारोपण, जब वृक्ष इस आंधी में गिरता है तो बिजली के तार को लेके गिरता है, लोगों की बाउंड्री वॉल लेके गिरता है, तो वृक्षों की छटाई भी आवश्यक है। तो मुझे लगता है उस पर नगर निगम को, आम जनता को, वृक्ष प्रेमियों को, पर्यावरण प्रेमियों को भी थोड़ा सा सहयोग करना चाहिए कि थोड़ी छटाई भी हो सके, जिससे ऐसे बिजली के खंभों पे ना गिरे। तो क्योंकि जो नुकसान होता है वो देश का ही होता है और आम जनता के पैसों का ही होता है। आज पूरा खंभा हो गया, लाइट गई, वो अलग बात है, लेकिन खंभा गिर गया, अब नया खंभा लगेगा, समय लगेगा, पैसा लगेगा। तो इसके अलावा जब हम देखते हैं अब तालाब वगैरह के हिसाब से तो काफ़ी पानी था, तो मुझे नहीं लगता इससे कोई वाटर लेवल पे बहुत फ़र्क पड़ेगा। लेकिन शहर में नालियाँ, चौक हैं, सारा नगर निगम का सफाई अभियान की पोल खुलती है। और जब हम आसपास ग्रामीण क्षेत्रों में देखते हैं तो जो किसान भाइयों का ओला और उसके कारण नुकसान होता है, तो मुझे लगता है इसमें एक सलाह देना चाहूँगा कि हमेशा मैं ये सुनता हूँ, अखबारों से भी जानता हूँ कि तहसीलदार पटवारी जाके उसका आकलन करें। तो मुझे लगता है इसके लिए एक साइंटिफिक आकलन होना चाहिए। तो आपके पास साइंटिस्ट उपलब्ध हैं तो वो साइंटिस्ट जाके आकलन करेंगे तो वो ठीक रहेगा। अब तो डायरेक्ट ट्रांसफ़र भी होता है पैसा, तो बीच में पैसा खाने की भी बात नहीं है। लेकिन अगर साइंटिस्टों के द्वारा आकलन करा दिया जाए, मंत्री, विधायक, चाहे किसी विपक्ष के हों चाहे सत्ता के हों, तहसीलदार, कलेक्टर, वो मौके पे जाके क्या समझ पाएंगे कि किसान को क्या घाटा हुआ।
तो वो अंदाज से करते हैं, फिर किसान कभी संतुष्ट होता नहीं दिखता है। तो मुझे ये लगता है कि वैज्ञानिक तरीके से इसकी जांचें होनी चाहिए और वैज्ञानिक आकलन होना चाहिए। जब आज टेक्नोलॉजी है, आज हम ड्रोन की बात कर रहे हैं, तो क्या इनके ऊपर ड्रोन चल के इनकी फोटो होके क्या वैज्ञानिक रूप से जांच नहीं हो सकती? चलिए, इस मामले में हमारे साथ जुड़ गए हैं राहुल रंजन जी, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी हैं, पढ़ाते भी हैं पत्रकारिता का कोर्स। राहुल जी, तकनीकी बात की है, एक तरह से उन्होंने कहा कि जो परंपरागत आकलन करने का है नुकसान का, उसके बजाय नई तकनीक का इस्तेमाल होना चाहिए। राठी जी का ये कहना है। केदार जी से भी इस पर राय लेंगे और रमेश सिंह जी से भी। आपकी अभी इस पर राय, राहुल जी। दो चीजें जिस मुद्दे को आपने उठाया, दो शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को। पहली चीज तो ये है कि जो शहरी क्षेत्र तरीके की अंधड़ बंधड़ होती है, इसकी प्राथमिक तौर से कोई व्यवस्था नहीं होती। आपको बता दूं राघवेंद्र जी की लाइट जो अंधड़ चला है, उसके बाद से मेरे इलाके की, जिस इलाके में रहता हूँ, लाइट बिल्कुल गोल है। मुझे सूचना मिली है कि 8-10 खंभे गिर गए हैं जी, ठीक है। और इतने से पानी में जिस इलाके में मैं हूँ, उस इलाके में तमाम नालियां चौक हो गई हैं, पूरी नगर निगम की पोल खुल गई। तो ये तो स्थितियां हैं कि जो हमेशा काम चलता रहता है, नगर निगम का भी, बिजली विभाग का भी मेंटेनेंस, लेकिन होता कभी नहीं है। हम हमेशा यही चीज देखते आते हैं कि पहली बारिश में पोल खुली, ये बारिश का सीजन नहीं है लेकिन फिर भी पोल खोल गई। बिल्कुल। तो यहाँ तो स्थितियां ये है कि सब लोग सिर्फ कागजों पे काम कर रहे हैं लेकिन काम दिखाई नहीं देता। तो ये छोटी छोटी बारिशें हैं, जबकि ये बरसात का सीजन नहीं था, बारिश हो गई, इसी में पोल खुल गई कि बिजली भी चली गई, नालियां भी चौक हो गई, सारी स्थितियां धराशायी हो गई जिसका मेंटेनेंस किया था। ये तो शहरी स्थितियों की है। दूसरी ग्रामीण क्षेत्रों में राघवेंद्र जी बताऊं कि कल ही की बात है, कि कल छोटा मोटा किसान बनने की चेष्टा में मैं भी लगा हूं, तो मैं अपने खेत की ओर गया था, तो फसलें जो खड़ी हुई हैं, जो पकने की स्थिति में, मैं जहां तक समझता हूँ कि मेरे किसान भाई भी साथ में हैं आपके, तो ये लोग बहुत अच्छे से बता पाएंगे कि 15 दिन या 20 दिन, मेरा जो आकलन फसलों को देख करके लगा था कि वो 15-20 दिन के अंदर रेडी है, कटने की तैयारी में हो गई। यदि इस तरीके से भी आंधी चली है तो ये फसलें वाकई में लूट जाती हैं और इनकी पैदावार भी कमी हो जाती है। और चने की फसल जहां तक है, जो मेरा अनुभव है कि चना तो मतलब क्या कहते हैं उसको, फल्ली जो होती है ये फूट जाती है, और फूटने के बाद में झड़ गई तो किसान की किसी काम की बचती नहीं, न किसी के काम की, मतलब उत्पादन पूरी तरह से खराब हो जाता। लेकिन जहां तक जितनी सूचना मेरे पास अभी तक एकत्रित हुई है, उसमें ये है कि बहुत अधिक नुकसान की उम्मीद, मतलब आशा नहीं की जा सकती। यह संभावनाएं हैं कि कुछ क्षेत्रों में जाकर के इसका नुकसान हो सकता है कि जहां फसलें 10-15 दिन की स्थिति में कटने की स्थिति में थी, लेकिन बाकी इलाके में, जो बैरसिया के इलाके में जब गया था, तो अभी स्थिति यह है कि बालें आ गई हैं, सब कुछ है, लेकिन फसल अभी हरी है, उसमें मतलब अभी समय है कटने में। तो इस बारिश से उतना अधिक नुकसान तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। दरअसल किसान जो एक्सपर्ट होंगे वो ये समझ पाते हैं कितना नुकसान होगा। जी, ओले जब गिरते हैं तब नुकसान की संभावना बढ़ती है। ओले गिरे भी हैं तो उनका आकार छोटा है, इसलिए नुकसान नहीं है, थोड़ा सा वो फसलों को सहलाते हुए गिर गया, अपन नहीं समझ लें। लेकिन जहाँ तक आपने कहा कि चने की जो दाने होते हैं, घेंटियाँ होती हैं, वो इस बारिश में नहीं गिरती हैं। अगर फूल आए हैं, चने के फूल आ रहे हैं या मसूर के फूल है या किसी फसल के फूल आ रहे हैं, उसका नुकसान होता है। अभी जिन चनों में घेंटियाँ आ गई हैं वो नुकसान की स्थिति कम है, गेहूं की बालियां भी नुकसान की कम है, लेकिन ओले गिरते तो नुकसान बढ़ता। केदार जी जरूर इस पर रोशनी डालेंगे। केदार जी। अभी जो मुझे जो ध्यान है वो नुकसान बड़े स्तर पर होना है जी, क्योंकि अभी मालवा और निमाड़ में फसल कटाई पर आ गई है। जो हमारा बीच का बेल्ट है, इसकी फसल पकने पर है। जो ये वाला इलाका है अपना जबलपुर और इधर आगे का इलाका, यहाँ पर थोड़ी सी फसल लेट है जी। एक प्राय की फसल हवा पानी गिरने से नीचे, तो गिरने से उत्पादन लॉस बहुत बड़ा होता है। दूसरा, जब काटते हैं तो खराब हो जाती है तमाम। तो ऐसा लग रहा है कि ये जो अगर पानी और थोड़ा बढ़ गया और इसके साथ में अगर 1-2 दिन में हवा चल गई तो बहुत बड़ा नुकसान हमारे इसमें दिख रहा है। बिल्कुल। तो जी, मुख्यमंत्री हैं वो तुरंत सारे लोगों को बैठा के निर्देशित नहीं करते, क्योंकि उनको मालूम है कि ये जो टाइम है ये मध्य प्रदेश का बड़ा पीक टाइम है। यहाँ पर होना मतलब प्रदेश की अर्थव्यवस्था पे भी नुकसान है, क्योंकि अगर प्रोडक्शन डाउन होना है तो वो सिर्फ किसान का नुकसान नहीं है, इस स्टेट की स्टेट जीडीपी पे भी नुकसान है। एकदम ठीक बात, क्योंकि जब ग्रास जो प्रोडक्शन है वो ही आएगा तो रुपया नहीं आएगा, रुपया नहीं आएगा तो परचेसिंग पावर खत्म होगा,
तो सारी जगह वो काउंटिंग खत्म हो जाएगी। बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन जो खबरें हमारे पास है कि 34 तहसीलें हैं और लगभग 350 गांव इसकी चपेट में आ गए हैं और इसमें 3000 से अधिक किसानों को नुकसान है। ये अभी एकदम फौरी जानकारी है, लेकिन जिन जिलों में ये बारिश और ओले का असर हुआ उसमें कटनी है, बालाघाट, नरसिंहपुर, सिवनी, डिंडोरी, मंडला में नुकसान हुआ है, नुकसान की खबरें हैं। फिर सतना, सिंगरौली, पन्ना, अनूपपुर और छतरपुर जिले में भी किसान इसके चपेट में आ गए हैं, ये खबरें हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं कि जो हम सब बातचीत में कि अगर बारिश बढ़ेगी तो नुकसान की संख्या बढ़ेगी। अभी जो बारिश हुई है वो नुकसानदेह कम है, इसने नुकसान की का डर तो पैदा किया लेकिन नुकसान कम किया है। मैं रमेश जी से पूछूंगा, रमेश जी आपका इसमें क्या कहना है? राघवेंद्र जी, इधर ये जो पूर्वी मध्य प्रदेश है इसमें भारी बारिश की खबरें हैं। तो भारी बारिश अगर हो जाती है ना और फसल आड़ी हो जाती है तो फिर उसकी फली वली सब सड़ जाती है। अच्छा, इसके बाद तना आड़ा होता है तो उसकी पोषक जो दानों में जो पानी पहुंचता है वो कम हो जाता है, वो मतलब पतला पड़ जाता है, दाने का कलर खराब हो जाता है और अगर ओले और गिर जाए तो और नुकसान होता है। लेकिन फिलहाल प्रथम दृष्टया ऐसा लगता नहीं है कि बहुत, क्योंकि फसलें लेट थी तो बहुत ज्यादा नुकसान की संभावना नहीं है। फिर भी सही रिपोर्टें आने में भी कम से कम हफ्ता भर लगेगा, ग्राउंड रिपोर्ट आने में। बिल्कुल, मैं केदार जी से पूछता हूँ। केदार जी चूंकि पंजाब से लौटे, केदार जी आपका जो बेल्ट है, हम निमाड़ की बात करें, हरदा, टिमरनी और इस तरफ की बात करें तो खंडवा, खरगोन, वो वहाँ से क्या रिपोर्ट आपके पास है? देखिए सर, आज जो हरदा का एक बेल्ट है उसमें नुकसान काफी हुआ है। इधर होशंगाबाद का सिवनी बनापुरा में नुकसान काफी हुआ है। खंडवा और खरगोन तरफ भी प्रॉब्लम है। उसके बाद में धार और रतलाम और नीमच वाले बेल्ट में भी। ये तो छोटे छोटे बेल्ट में ओलावृष्टि होती, बारिश पूरे में होती है, पर ओलावृष्टि छोटे छोटे उसमें होती है। तो काफी जगह हमको देखने को मिली है। अब चिंता यही है कि जो मौसम विभाग का फोरकास्टिंग है वो अगले 3 दिन 4 दिन का हो रहा है। तो हम तो यही चाहेंगे भगवान बस मेहर करे कि ये ओलावृष्टि यहीं पर रुक जाए, तो जो नुकसान हुआ है वही उतने तक ही सीमित रहे ताकि आगे बड़ा कोई नुकसान ना हो। बिल्कुल, अभी लेकिन खबर तो ये कि बड़ा बारिश का बहुत स्ट्रांग सिस्टम एक्टिव हुआ है और अगर ये इतना स्ट्रांग बना रहा तो फिर अभी 2-3 दिन बारिश की संभावना ज़्यादा है। बस ये कि बारिश हो, रिमझिम होती रहे, ज़्यादा तेज़ बारिश ना हो और ओले तो बिल्कुल ना गिरे, क्योंकि ओले अगर गिरेंगे तो फिर नुकसान फसलों को नहीं बल्कि सब्जियों को भी होगा, फल को भी होगा। वो टमाटर की फल हम बात करें, लौकी, गिलकी की बात करें तो उस पर भी जब ओले गिरते हैं तो उनकी बेलों पर जो छांट पड़ती है ओले की, उससे वो दागदार होते हैं और उसकी किसान को कीमत कम मिलती है। राठी जी, आपकी इस पर अंतिम टिप्पणी? नहीं, बिल्कुल, जैसे केदार जी ने शुरुआत की थी कि बिचौलिए, तो मैं ये कहूँगा ये बारिश का एक ये भी नुकसान है कि जो आपने कहा कि सब्जियों में और इन सब में अगर ओला गिरता है और ना भी गिरता हो, किसान से तो सस्ते में लेंगे लेकिन बिचौलियों के माध्यम से शहर में सब्जी भी महंगी मिलेगी। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों के आकलन के लिए जो मैंने पहले भी बात रखी कि नायब तहसीलदार और इनके पास तो बहुत सारे तमाम तरीके के विधाओं के काम है, जाति प्रमाण पत्र से लेके सभी, मतलब एक बैल है उसको हर टाइप में जोत लो आप, चाहे खेत में, चाहे सड़क में, चाहे आसमान में। तो मुझे लगता है कि इसके वैज्ञानिक तरीके से जब हम ड्रोन से सिंचाई की बात कर रहे हैं, ड्रोन से हम दवा छिड़कने की बात कर रहे हैं, तो ड्रोन से इन फसलों का आकलन होना चाहिए। नई सरकार है, नए मुख्यमंत्री हैं, नया देश और नए भारत में मुझे लगता है अगर ये ड्रोन टेक्नोलॉजी मध्य प्रदेश में आकलन के लिए सबसे पहले हमारे मुख्यमंत्री जी कर दें तो इसका पूरे भारत में इसको फॉलो कर लिया जाएगा और उससे कहीं ना कहीं किसान का जो हानि होनी है वो कम हो जाएगी और वो जो भी सरकार मुआवजा देती है बराबर उससे दे पाएगी। 2 चीज़ें हैं, एक तो रेवेन्यू जो सिस्टम है, राजस्व महकमा है, वो हर मर्ज का इलाज है। इलेक्शन हो, इस तरह की दिक्कत हो, बारिश हो, बेमौसम बारिश हो, बाढ़ हो, सूखा हो, तो उसमें वही काम करता है। और दूसरा है हमारे यहाँ शिक्षा महकमा, वो भी हर काम में उसको लगा दिया जाता है, हर मर्ज की दवा है। लेकिन अब सरकारें इस पर बात भी करती हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी इस पर टिप्पणी करते हैं, लेकिन अभी तो सिस्टम यही कि कहीं भी दिक्कत आएगी तो फिर राजस्व का महकमा उसमें लगेगा और शिक्षा विभाग के शिक्षक लग जाएंगे। राहुल जी, कुछ आप अगर कहना चाहें 1-2 वाक्यों में तो जरूर कहें। जी राघवेंद्र जी, एक की छूट जो ये इस चर्चा में छूट रही है कि हम किसानों में वो चर्चा करते हैं कि अपन गेहूं, चना, मटर चीजें थी,
लेकिन आप ये सोचिए कि मध्य प्रदेश के अंदर फूलों की खेती का रकबा भी बढ़ा है, और इस समय गुलाब और भी सफेद वाला जो फूल होता है जो इस समय बाजार में आ रहा है, जी। इसको मैं अभी 2-3 दिन पहले देख के आया कि खेत के खेत लहला रहा है इन फूलों से। लेकिन यदि ऐसी बारिश हुई तो उनका जो फूल होता है वो काला हो जाता है, उसके रेट मिलते नहीं है। तो आखिरकार सरकार को इन फूलों की जो खेती कर रहे हैं जो किसान, इसकी ओर भी देखना हो चाहिए, इसका भी आकलन किया जाए। ये केदार जी आपको इस मुद्दे पर धन्यवाद देंगे कि आपने उनको एक एंगल और दे दिया कि फसलों के साथ साथ फूलों की जो खेती करते हैं अगर उनको क्षति होती तो उनकी भी वो चिंता करें, उनकी परवाह करें। केदार जी आपकी टिप्पणी बहुत छोटी सी। चलिए केदार जी का संपर्क हमसे टूट गया है। मैं चारों मेहमानों का धन्यवाद करता हूं। राठी जी आपका साधुवाद, केदार जी आपका भी धन्यवाद, और रमेश जी आपका भी धन्यवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया, और रंजन जी आपका बहुत बहुत साधुवाद। तो बाखा और माँ सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।